My name is Sonal Khare. I am Company Secretary by profession. On behalf of Business Pathshala, I am here to discuss about the topic of intellectual property right. Intellectual property right क्या होता है? What is meant by intellectual property right? जो भी आपके माइंड का क्रिएशन है, जो भी आपके माइंड की उपज है, वो कोई और ना कॉपी करे, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लॉ गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है। जो भी आपका माइंड का क्रिएशन है, उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको प्रोटेक्शन दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू। आपका आईपीआर आपकी परमिशन के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। दीज राइट्स कम विथ मोनोपोली। इसके लिए आपके पास एक्सक्लूसिव मोनोपोली होती है, कोई और आपका राइट नहीं यूज़ कर सकता है। ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉपीराइट और राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के। तो अगर आप अपना आइडिया, अपना वर्ड, अपना फेस या फिर जो भी आपके दिमाग की उपज है, उसको अगर आप आईपीआर लॉ के अंदर लेके आते हैं, आईपीआर के अंदर रजिस्टर करवाते हैं, तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि वो राइट आप ही के लिए प्रोटेक्टेड है, वो आप ही का इन्वेंशन है, आपकी एक्सक्लूसिव राइट है उस पर, वो आप ही का प्रोटेक्शन है। वो इनकरेज करता है इंडिविजुअल को फॉर डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। आप अपनी आईपीआर को, अपनी आइडिया को दूसरे से शेयर कर सकते हो ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर सके। अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप अपने आइडियाज़ को बहुत ही ईजिली शेयर कर सकते हो। अगर कोई और कॉपी भी करेगा तो आपके पास प्रोविजन है इन्फ्रिंजमेंट का, आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यही है कि आप अपने आइडिया को, अपने माइंड के क्रिएशन को दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। थर्डली, इट प्रोवाइड्स लीगल डिफेंस। ये एक लीगल डिफेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए क्योंकि कोई और अगर आपका आइडिया कॉपी करेगा तो उस आइडिया को आप लीगली यूज़ कर सकते हो, उसको लीगली सू कर सकते हो कोर्ट में। फोर्थली, इट हेल्प्स इन सोशल एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट। आपका सोशल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में वो मदद करता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो आर आईपी राइट्स टेरिटोरियल इन नेचर। तो हाँ, आईपी राइट्स टेरिटोरियल होते हैं इन नेचर। इट मीन्स इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है। अगर आपको किसी और कंट्री में प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको उनके लॉ के हिसाब से अपना क्रिएशन ऑफ माइंड रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आप देख रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीआर। आईपीआर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के आईपीआर होते हैं। तो आईपीआर कई प्रकार के होते हैं। आईपीआर पेटेंट के फॉर्म में होता है, कॉपीराइट के फॉर्म में होता है, ट्रेडमार्क के फॉर्म में होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के फॉर्म में होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के फॉर्म में होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन के फॉर्म में होता है, ट्रेड सीक्रेट के फॉर्म में होता है, न्यू प्लांट वैरायटीज़ के फॉर्म में होता है। डिफरेंट आईपीआर के का बहुत ही डिटेल स्टडी है जिसके बारे में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। फर्दर हमारा अभी जो छोटा सा डिस्कशन, जो शॉर्ट डिस्कशन है, वो हम आगे देखते हैं। अब जो स्क्रीन पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो हाउ विल बी नोन दैट आर यूनिक प्रोडक्ट और आइडिया रिक्वायर प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ आईपीआर इंस्टेड ऑफ अदर आईपी राइट्स। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा आइडिया है उसको हमें ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर करना चाहिए, किसी और आईपी के अंदर रजिस्टर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ जो कि ग्राफिकली प्रेजेंट हो सकती है, जो कि हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, जो कि हम ग्राफिकली किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं, उसके लिए हम आपको ट्रेडमार्क के लिए सजेशन देंगे। उसके लिए आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होने चाहिए किसी और के प्रोडक्ट और सर्विस से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है वो किसी और के प्रोडक्ट और सर्विस को रिलेट करता हो। नहीं, उसके लिए आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए कोई भी नया आइडिया
जो कि ग्राफिकली प्रेजेंट हो सकता है, वो ट्रेडमार्क के अंदर कवर हो सकता है। वो आइडिया क्या हो सकता है? वो आइडिया किसी नेम के फॉर्म में हो सकता है, किसी प्रोडक्ट नेम के फॉर्म में हो सकता है, किसी बिजनेस नेम के फॉर्म में हो सकता है, किसी नेम ऑफ पर्सन के नाम पे हो सकता है, सरनेम के फॉर्म में हो सकता है, किसी लोगो या सिंबल के फॉर्म में हो सकता है, कोई टैगलाइन या फिर साउंड मार्क हो सकता है। आप अब स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैंने कई सारे मार्क्स वहाँ पे पेस्टेड है, जैसे कि नेस्ले रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क के लिए, ऑडी का सिंबल है जो कि हम देख के समझ जाते हैं कि नहीं ये ऑडी की कार है, मैकडॉनल्ड्स का अपना सिंबल है, टाटा का अपना सिंबल है, सबवे का। इन लोगों ने इस सिंबल्स पे, इस लोगो पे ट्रेडमार्क लेके रखा है। तो ये सिंबल्स, ये वर्ड्स ये ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, इस वजह से इन्होंने इसके लिए ट्रेडमार्क पे अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो है, हाउ विल बी नोन दैट योर यूनिक प्रोडक्ट और आइडिया रिक्वायर प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट इंस्टेड ऑफ अदर आईपी लॉ। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट और आइडिया है उसका हमें पेटेंट करवाना है, हमें किसी और आईपी के अंदर नहीं जाना है? तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं। 3 क्राइटेरिया क्या होते हैं पेटेंट के लिए? कि जो हमारा इन्वेंशन है वो नया होना चाहिए, नोवेल होना चाहिए। जो हमारा इन्वेंशन है उसका कोई इनोवेटिव या इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। जो हमारा इन्वेंशन है उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक वॉग है, उसके लिए कोई हम किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ज़रूरी होता है। वैसे तो इंडियन पेटेंट लॉ के अंदर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स भी दे रखे हैं जिसका आप पेटेंट नहीं करवा सकते। वो एक डिटेल स्टडी है, जब हम पेटेंट लॉ पे जाएंगे तब हम उस चीज़ की स्टडी करेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो है, व्हाट कैन बी कॉपीराइटेड। कॉपीराइट क्या हो सकता है? कॉपीराइट कई तरीके की चीज़ों का हो सकता है, जैसे कि लिटरेरी वर्क, जैसे कि नोवेल, पोएम, प्ले, रेफरेंस बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेस, फिल्म्स, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, कोरियोग्राफी, आर्टिस्टिक वर्क, पेंटिंग्स, ड्राइंग, फोटोग्राफ, इन सब का कॉपीराइट हो सकता है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन का कॉपीराइट होता है, एडवर्टीजमेंट, मैप्स, टेक्निकल ड्राइंग, इन सब का कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट किस चीज़ का नहीं होता है? स्लोगन का नहीं होता है, टाइटल्स का नहीं होता है, लोगो का नहीं होता है, क्योंकि इसका ऑथरशिप अलग टाइप की होती है। कॉपीराइट अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मोनालिसा की पेंटिंग, जिसने ये पेंटिंग, जो पेंटिंग बनाने वाला था उसने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई जो कि उन्होंने इस पेंटिंग पे कॉपीराइट करवा लिया ताकि कोई और इस पेंटिंग को प्रोड्यूस ना कर पाए। स्क्रीन पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन कैन एन आइडिया बी प्रोटेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्ट्रेशन। क्या ऐसा कौन सा आइडिया इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के साथ प्रोटेक्ट किया जा सकता है? जब आपका डिज़ाइन आपके बिजनेस को कोई वैल्यू ऐड करे तब वो रिगार्डेड होता है एज ए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। जब वो आपके बिजनेस को किसी टाइप का वैल्यू ऐड करता है तो वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के तरह के आता है। इतना आपको पता है कि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ड है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ड में अगर आपने अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए कोई डिज़ाइन लिया हुआ है तो आप चाहते हैं कि वो डिज़ाइन आपका खुद का डिज़ाइन हो, आपकी मोनोपोली हो, कोई और उस डिज़ाइन को कॉपी ना करे। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आपको एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपना इंडस्ट्री का डिज़ाइन रजिस्टर कर सकते हो ताकि कोई और उस डिज़ाइन को कॉपी ना करे। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आर अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम, चाहे वो पैकेजेस हो, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो फर्निशिंग हो, हाउस होल्ड गुड्स हो, लाइटनिंग इक्विपमेंट हो, हर चीज़ के लिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन होता है। अब स्क्रीन पे जो आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं वो है, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड व्हाट राइट डज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी का एक अलग ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग होता है। वो टी दार्जिलिंग में प्रोड्यूस होती है। आपको पता है दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी, तो वो टी दार्जिलिंग में प्रोड्यूस होती है। तो जब वो टी दार्जिलिंग में प्रोड्यूस होती है तो उसका एक टैग लगा देते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का।
अगर टी किसी और जगह से आ रही है, दार्जिलिंग पे नहीं आ रही है, तो वो टैग उस चीज़ में नहीं होती है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कुछ नहीं होता है, बेसिकली यही होता है कि जो ज्योग्राफी को डिफाइन करे, हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस किस जगह से बिलोंग करती है, किस ज्योग्राफी के से बिलोंग करती है, उसके लिए एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग होता है। अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट रिजेंबल those who have the right to use the indication to prevent its use by the third party। कोई भी थर्ड पार्टी आपके उस टैग को यूज़ नहीं कर सकती है अगर आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अंडर IPR लॉ। अब जो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो व्हाट इज अ ट्रेड सीक्रेट एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड विद ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट के अंदर प्रोटेक्ट होती है। तो ट्रेड सीक्रेट एक टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि अगर प्रोटेक्ट ना किया जाए तो वो सोल्ड भी हो सकता है और लाइसेंस भी हो सकता है। ट्रेड सीक्रेट जो भी आप बिजनेस में अपना ट्रेड कर रहे हो उसका सीक्रेट होता है, उसका कोई एक फॉर्मूला। जैसे कि अगर मान लीजिए आप जेल पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस जेल पेन को बनाने का आपका क्या फॉर्मूला है वो आपका ट्रेड सीक्रेट है। उसका प्रोटेक्शन आपको ट्रेड सीक्रेट के अंदर मिलेगा IPR लॉ के अंदर। तो ताकि कोई और वो फॉर्मूला कॉपी ना कर ले, इसलिए हमारा ट्रेड सीक्रेट का रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, सब वॉलंटरी नेचर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें कोई और यूज़ ना कर पाए, आपका क्रिएशन कोई और यूज़ ना कर पाए, इसलिए IPR लॉ के अंदर प्रोटेक्ट करवाना ज़रूरी होता है। तो ट्रेड सीक्रेट कौन कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए करवाना चाहिए? जो कि वैल्यूएबल सीक्रेट हो, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो, जो कि लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल को पता हो। ऐसा ना हो कि वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो ऑब्वियसली उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा। जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, जो कि हम जिसके लिए हमने राइटफुल स्टेप लिया हुआ है ताकि हम उसको सीक्रेट रख सकें, वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट में आती हैं। द अनऑथराइज्ड एक्विजिशन, यूज और डिस्क्लोजर ऑफ सच सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन अ मैनर contrary to honest commercial practices by other is regarded as unfair practice and a violation of trade secret provision। अगर आप किसी भी टाइप के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करते हो तो वो जो होता है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर कैटेगराइज किया जाता है और ये एक ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन का वॉयलेशन है। अदर एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मे बी प्रोटेक्टेड बाय ट्रेड सीक्रेट्स इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज, रेसिपीज एंड सोर्स कोड। अब जो आप स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो वो है व्हाट इज लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स प्रोटेक्शन। इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है लेआउट डिज़ाइन का? देखिए बेसिकली लेआउट डिज़ाइन क्या होता है। लेआउट डिज़ाइन जो होता है वो टोपोग्राफीज के फॉर्म में होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका डिज़ाइन है, कोई और उस चीज़ को कॉपी ना कर ले, कोई और उसकी टोपोग्राफीज कॉपी ना कर ले, इस वजह से उसका प्रोटेक्शन होता है IPR लॉ के अंदर। दिस अरेंजमेंट एंड ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट फॉलोज फ्रॉम electronic functioning that the integrated circuit is to perform. In order to prevent unauthorized copying of layout design and to provide incentive for investing in this field, the layout design of integrated circuit is protected। मतलब कि कोई और आपकी डिज़ाइन कॉपी ना कर ले, जो कि आपकी उपज है, जो कि आपके माइंड का क्रिएशन है, कोई और उसको कॉपी करके उसका यूज़ ना कर ले अपने बिजनेस के लिए। इस वजह से इस चीज़ का प्रोटेक्शन हमें मिलता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो है व्हाट इज प्लांट वैरायटीज एंड व्हाई प्लांट वैरायटीज रिक्वायर प्रोटेक्शन। प्लांट वैरायटीज क्या होती हैं और प्लांट वैरायटीज को क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? जैसे कि आपको पता होगा कि प्लांट की भी कई तरह की वैरायटी होती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है एज इट इज़ वही प्रोड्यूस होता है। हम उसकी ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करके हम न्यू न्यू वैरायटीज़ निकालते हैं। तो कई केसेस में क्या होता था, फार्मर्स ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की,
ठीक है, उसका उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं लिया तो दूसरे लोगों ने उसको कॉपी करके उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, उसको अपनी कैटेगरी के करके। इसलिए ये डिफ़िकल्टी फार्मर्स को, क्रिएटर को ये डिफ़िकल्टी ना हो, इस वजह से IPR लॉ के अंदर ये प्लांट ब्रीडर प्रोटेक्शन राइट लाया गया है। प्लांट वैरायटीज़ को आप प्रोटेक्ट करिए, जो भी आपने अपनी प्लांट की वैरायटीज़ बनाई है उसको आप प्रोटेक्ट करिए IPR लॉ के अंदर, ताकि कोई और उसका यूज़ ना कर सके। प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ब्रीडर्स राइट। ऑब्वियसली जिसने बनाया है उसका ये राइट है। ये एक टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि न्यू प्लांट वैरायटी के क्रिएशन के लिए आपको मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 एक एक्ट है जो कि इस चीज़ को कवर करता है। इस चीज़ के अंदर आपको क्या राइट हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, कैसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर डिफाइंड है। हम उसकी लीगैलिटी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक टाइप का प्रोटेक्शन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी जैसी कंट्री के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स प्रोटेक्शन अंडर डिफरेंट IPR आर प्रोवाइडेड। अभी हमने डिस्कस किया कि IPR के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है। तो इनका प्रोटेक्शन कितने टाइम तक के लिए होता है? तो जो आपका ट्रेडमार्क है उसका प्रोटेक्शन आपको मिलता है 10 ईयर्स के लिए। जो आपका पेटेंट है उसको लिए प्रोटेक्शन आपको 20 ईयर्स के लिए मिलता है। इसलिए लॉ में कई टाइम तक के लिए प्रोटेक्शन मिलता है, उसके लिए आपको फिर उसके बाद आपको फर्दर उस चीज़ को रिन्यू करना पड़ता है। ट्रेडमार्क के लिए आपने अप्लाई किया, आपका ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट इशू हो गया, 10 ईयर्स के लिए आपने उसको एज अ ट्रेडमार्क आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर आपको उसके रिन्यू के लिए अप्लाई करना होता है। सिमिलरली आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, पेटेंट का प्रोटेक्शन आपको 20 साल के लिए मिला। इंडियन गवर्नमेंट उसको 20 साल के लिए देती है, आपको 20 साल के लिए मिलेगा। 20 साल के लिए वो आपका इन्वेंशन है, वो आपका पेटेंट है, उसके बाद आपको फर्दर उसको रिन्यू करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हैं, व्हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड बी प्रोटेक्टेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों प्रोटेक्ट होनी चाहिए? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली प्रोटेक्ट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देखिए, अगर आपका बिजनेस है तो ये आपके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल असेट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके लिए असेट है जो कि आपके बिजनेस को दूसरों से अलग करती है, जो कि आपको प्रोटेक्शन कवर डिफाइन करती है। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोटेक्शन आपके रेवेन्यू स्ट्रीम के थ्रू, आपके कस्टमर प्रोस्पेक्टिव के थ्रू, आपके लाइसेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Intellectual property protection has become more and more important nowadays, highly featuring scientific and technological improvement and establishing an effective intellectual property system have caused the difference between developed and undeveloped countries. The intellectual property protection is mainly formed to protect infringement of patented invention from others. इसमें भी, इस क्लॉज में भी सिमिलरली वही चीज़ लिखी हुई है कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दो दूसरे कॉपी ना कर लें, उसको इन्फ्रिंज ना कर लें। इस वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में प्रोटेक्शन ज़रूरी है। रैपिड ग्रोथ के लिए, कमर्शियल टर्म्स के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट ज़रूरी है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब रिचेस्ट कैसे बनी है वर्ल्ड में? क्योंकि ये इन्होंने अपने जितने भी एसेट हैं उसको IPR के अंदर रजिस्टर करवाया है। इसलिए अगर आपको पब्लिकली अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पब्लिकली लार्ज पब्लिक को इन्वॉल्व करना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आइडिया, जो आपका इन्वेंशन है, उसको IPR के अंदर रजिस्टर करवा लें। One who is not able to protect intellectual right therefore may फेस इनॉर्मस फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस आपको किस टर्म्स में होगा? फाइनेंशियल लॉस आपको इस टर्म्स में होगा क्योंकि कोई और कॉपी कर लेगा उसको और आपने उसमें अपने जितने भी मॉनेटरी रिसोर्सेज लगाए हैं वो सब आपके वेस्ट हो जाएंगे। Developed state execute international treaties to protect inventions, original design, trademark, software, cinema, musical work, scientific and literature work that are subject of intellectual property in an international manner. Failure on adequate protection of intellectual property slow down innovation on
प्रोग्रेस। सही बात है, अगर आपने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करवा पाया है तो आप इनोवेशन और आपकी प्रोग्रेस वहीं स्लो डाउन हो जाएगी। The goal of intellectual property law is to encourage intellectual production and enable social and cultural development. An effective intellectual property protection is essential in order to promote research and development investment, appeal to foreign capital and encourage innovation. अब जो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या प्रोसीजर है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने का। तो देखिए जो प्रोसीजर है वो बहुत ही डिटेल्ड है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ IPR होते हैं, जैसे कि आपको पता है ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट हो गया, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है। उनके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं कि आपको कितनी फ़ीस देनी है, कौन सी एप्लीकेशन किस फॉर्म में जाएगी, वो अलग अलग लॉ में अलग अलग डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं जो कि हम इतनी इन डेप्थ में अभी नहीं डिस्कस करेंगे। वो हमने अलग अलग जब हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसका डिटेल प्रोसीजर। लेकिन जो बेसिक प्रोसीजर होता है इंडिया में, बेसिक प्रोसीजर क्या होता है? बेसिक प्रोसीजर ये होता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको जाना होता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, आपको ऑनलाइन फ़ीस देनी होती है। फ़ीस देने के बाद आपके कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी और ने उस चीज़ पे अप्लाई करके रखा है तो ऑब्जेक्शन फाइल होती है, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल होता है। इस तरीके के डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं और हर IPR का, हर कैटेगरी ऑफ IPR का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे कि ट्रेडमार्क में आपको साल भर लग जाता है ट्रेडमार्क मिलने में, पेटेंट में भी आपको टाइम लग जाता है। इस वजह से अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। पेटेंट फाइल करने की भी अलग प्रोसीजर होते हैं। आप प्रोविजनल फाइल कर सकते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, पहले प्रोविजनल फाइल कर सकते हैं, उसके बाद उसके 12 महीने में कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो हर IPR का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है जो कि हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा IPR का टॉपिक आज का। फर्दर हम और टॉपिक डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।